जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए इंडिया जीके की क्लास में। और आज इंडिया जीके की क्लास नंबर 25 है। तो कैसी लग रही है आपको सभी सीरीज, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर सभी सीरीज आपको बेहतरीन लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर किया करो, शेयर जरूर किया करो अपने दोस्तों के साथ में। डेली क्लास का टाइम है, डेली सुबह 7 बजे हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर्स आपको मंथली कराई जाएगी। इंडिया जीके डेली सुबह 11 बजे, साइंस डेली दोपहर को 2 बजे। और जबरदस्त और बेहतरीन यूट्यूब का सबसे जबरदस्त, भाई किसी भी चैनल के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगा, डेली मॉक टेस्ट लाइव, डेली रात को 9 बजे आपको देखने को मिलता है। तो लाइव क्लास में जुड़ें और सभी क्लासेस को ज्वाइन करें। हरियाणा ग्रुप डी के लिए ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ 230 रुपीज में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने कि कौन सी समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है। एक समिति थी जिसमें भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है, और एक समिति यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति, इसका बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे संबंध रखती है? ये पंचायती राज से संबंधित है। तो कौन सी समिति थी भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित? वो थी इंद्रजीत गुप्ता समिति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है राजनीतिक दल। ऑप्शन नंबर ए। राजनीतिक दल क्या होता है? लोगों का एक समूह होता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता हासिल करने के लिए एक साथ में आते हैं। राजनीतिक दल अपनी विचारधाराओं के साथ में, अपने सिद्धांतों के साथ में, अपने घोषणा पत्र के आधार पर, ठीक है भाई, नई नई सरकार बनती है, अलग अलग राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र जारी करते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्न सदन लोकसभा में सीटों के आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 330। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 330, जिसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है, जिसके अंदर लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें, अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें लोकसभा के अंदर आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति के लिए 84, अनुसूचित जनजाति के लिए 47। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 368। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक कैसा निकाय है? एक ये संवैधानिक निकाय है। बहुत बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो आयोग है वो किस प्रकार का निकाय है? एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी के हितों की सुरक्षा हेतु कार्य करता है। अनुच्छेद नंबर 333, राज्यों की विधानसभाओं में जो आंग्ल भारतीय समुदाय हैं उनका प्रतिनिधित्व भाई 104वें संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया था। अनुच्छेद नंबर 336, आंग्ल भारतीय समुदायों को कुछ सेवाओं के अंदर विशेष प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद नंबर यहाँ पे आपको 355 नजर आ रहा है, लेकिन 335 है। 335 यहाँ पे अगर मैं बात करूं सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के दावे, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा भाई। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई? अनुच्छेद नंबर 338, और एक ये संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? अभी आपको बताया अनुच्छेद नंबर 338 भाई। अनुच्छेद नंबर 343 में तो क्या है? संघ की राजभाषा भाई, संघ की राजभाषा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा भाई? 102वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ था 102वां संविधान संशोधन? 2018 के अंतर्गत, 2018, जिसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को कौन से संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 102वां संविधान संशोधन 2018। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 338 B1 के अंदर, ऑप्शन नंबर आपका
सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है 2019 के आम चुनाव के लिए लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? तो अभी मैंने आपको बताया अनुसूचित जाति के लिए आर्टिकल नंबर 330 जो लोकसभा के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, आर्टिकल नंबर 330, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। संविधान के द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल नंबर 330 अनुसूचित जनजातियों के लिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के लिए। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए, ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए कौन सा आर्टिकल बताया था? आर्टिकल नंबर 330 ये प्रावधान करता है, जबकि आर्टिकल नंबर 332 राज्य की विधानसभाओं में जो अनुसूचित जाति हैं और जनजाति हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। जैसे विधानसभा की 90 सीटें, हरियाणा में 17 सीटें आरक्षित हैं, तो आर्टिकल नंबर 332 राज्यों के अंदर, आर्टिकल नंबर 330 केंद्र के अंदर अनुसूचित जनजाति और जातियों के लिए। निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें से मूल संविधान में, यानी कि जब हमारा संविधान बना उसके अंदर 14 भाषाओं का उल्लेख था। अगर आपसे पूछा जाए कि जब भारत का संविधान बना यानी कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं को उल्लेख था? 14 भाषाओं का उल्लेख था। 14 भाषाओं को दर्जा प्रदान किया गया था, लेकिन अभी कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। और कौन सी अनुसूची के अंदर है ये? 8वीं अनुसूची के अंदर। लेकिन जो भोजपुरी भाषा है 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल नहीं है, ठीक है। और अंग्रेजी भाषा का उल्लेख भी 8वीं अनुसूची के अंदर नहीं है। नेक्स्ट बताइए, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था? राइट ऑप्शन रहेगा अनुच्छेद नंबर 343 फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 343 फर्स्ट, जिसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। 14 सितंबर 1949 को। इसलिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949 को। सॉरी, चलिए नेक्स्ट बताइए भाई। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके सामने, हम निम्न में से किस भाषा को, ये हो गया क्वेश्चन 313, 312 हो गया 313। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 350 किससे संबंधित है भाई? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 350 जिसके तहत जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बताइए, भारतीय संविधान के अनुसार आधिकारिक कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंद कर दिया गया था? देखिए 26 जनवरी 1965 को, 26 जनवरी 1965 को संवैधानिक रूप से 26 जनवरी 1965 से आधिकारिक कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग बंद कर दिया गया था। संविधान का भाग नंबर 17, जिसके अंदर भाग नंबर 17 में आर्टिकल नंबर 343 से लेकर 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। 343 से 351 भाग नंबर 17 और अनुच्छेद नंबर 343 फर्स्ट, जिसके तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो इसके अंदर बंद कर दिया गया अंग्रेजी भाषा को उपयोग 26 जनवरी 1965 को। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान का उल्लेख मिलता है? भारतीय संविधान का एक संविधान संशोधन हुआ था, 74वां संविधान संशोधन। कब हुआ था 74वां संविधान संशोधन? 1992, जिसके तहत नगर पालिकाओं से संबंधित एक भाग जोड़ा गया था, भाग नंबर 9 का ए, भाग नंबर 9 का ए। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। जो नगर पालिकाओं से संबंधित है 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इस भाग को जोड़ा गया था। यहाँ पे अगर मैं बात करूं भाग नंबर 5 की, जो संघ से संबंधित है, यानी कि भारत एक
संघ राज्यों का देश होगा। और आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 151 तक भाग नंबर 5 के अंदर है। और भाग नंबर मेरे दोस्तों यहाँ पे 7 की अगर बात करूं, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इसको निरस्त कर दिया गया, यानी कि इनवैलिड कर दिया गया है भाग नंबर 7 को। भाग नंबर अगर 8 की बात करूं, वित्त, जो भी फाइनेंस है, संपत्ति है, उनसे वाद विवाद से संबंधित कौन सा उल्लेख है, भाग नंबर 8 के अंदर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 243 फर्स्ट के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक कितने वर्षों के बाद एक वित्त आयोग का गठन करना होता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 243 का फर्स्ट आई, जिसका संबंध राज्य वित्त आयोग से है। और राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 साल में राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 280, जिसके तहत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, जो हर 5 साल के बाद में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्थापित किया जाता है। भारत के राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 243 के का फर्स्ट, जिसके अंतर्गत पंचायतों के लिए आर्टिकल नंबर 243 ZA, जिसके अनुसार नगर पालिकाओं के सभी चुनाव हेतु मतदाता सूची तैयार करना, उनके संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण सब कुछ करना, ये राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया उनके लिए। तो भारत के राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आर्टिकल नंबर 243 के फर्स्ट के तहत पंचायतों के लिए अनुच्छेद नंबर 243 ZA के अनुसार नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित मतदाता सूची तैयार करना, सभी को जिम्मा दिया गया। नेक्स्ट, नगर पालिकाओं के सभी चुनाव का अधीक्षण, नियंत्रण और संचालन की जिम्मेदारी किसके पास है? वो है राज्य निर्वाचन आयोग के पास। अभी आपको बताया आर्टिकल नंबर 243 के। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 243 तय लिख दिया, ठीक है। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 243 तय की अगर मैं बात करूं, 243 आप इंग्लिश के अंदर तय को क्या बोल देंगे भाई? हिंदी में याद कर लेना भाई, इंग्लिश में तो रहेगा, हिंदी में भी आएगा क्वेश्चन। तय का समझ में नहीं आ रहा है कि तय को आप के बोलोगे, क्या बोलोगे? हो सकता है टी रहेगा, 243 का टी, ठीक है। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 243 टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पंचायत के लिए निर्वाचन, 73वां संविधान संशोधन, जिसके तहत भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? भाग नंबर 9 जोड़ा गया था, जिसका जो शीर्षक था वो पंचायत रखा गया, भाग नंबर 9 के अंदर, ठीक है। और भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 243 है पंचायत के निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 356 और अनुच्छेद नंबर 360 किसके ऊपर आधारित एक अनुच्छेद है? 356 और 360 तो आप लोग जानते होंगे, आपातकाल प्रावधानों। भारतीय संविधान का भाग नंबर 18 जिसमें अनुच्छेद नंबर 352 और 360 तक आपात उपबंधों से संबंधित है, आपात उपबंधों से संबंधित है। निर्वाचन का संबंध किया गया है भाग नंबर 15 में। भाग नंबर 15 भाई आर्टिकल नंबर 324 से लेकर आर्टिकल नंबर 329 तक, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं संविधान संशोधन भाई, भाग नंबर 20 के अंदर संविधान संशोधन भाग नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 368, ये बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान संशोधन का जो उल्लेख है कौन से आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल नंबर 368 के अंदर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 355 ये प्रावधान किया गया है कि इसके अंदर ये कहा गया है कि संघ का कर्तव्य होगा, केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा कि बाहरी आक्रमण अगर कोई हो जाता है या देश में कोई भी आंतरिक अशांति फैल जाती है तो प्रत्येक राज्य की वो रक्षा करे, ठीक है। और संघ इस बात को कभी भी सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही कार्य करे। अनुच्छेद नंबर 355 आपातकाल प्रावधानों का हिस्सा है, जो संविधान के भाग नंबर 18 में शामिल अनुच्छेद नंबर 352 से 360 तक है। एक संविधान संशोधन हुआ था 44वां संविधान संशोधन। भाई डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, 42वां कब हुआ, ये सब पूछे जाते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को रख दिया गया, यानी कि आंतरिक अशांति को जो शब्द है वो उसको हटा करके
किस शब्द को लगाया गया? सशस्त्र विद्रोह को रखा गया है, सशस्त्र विद्रोह यानी कि सेना विद्रोह। अतः अब जब राष्ट्रपति के द्वारा आपात की उद्घोषणा अगर किसी आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं की जा सकती बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाएगी, यानी कि उसको आंतरिक अशांति नहीं बोलेंगे। आर्टिकल नंबर 358 भाई, आपातकाल के दौरान आर्टिकल नंबर 19 के उपबंधों का आपका निलंबन करना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र को राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य प्रशासन को नियंत्रित में लेने की शक्ति देता है? भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 356, आर्टिकल नंबर 356, ठीक है। राष्ट्रपति को संघ के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना और राज्य सरकार को निलंबित करने का अधिकार देता है, आर्टिकल नंबर 356। अनुच्छेद नंबर 105 भाई, संसद के सदनों की और उनके सदस्य और समितियां की शक्तियां उनको विशेष अधिकार से संबंधित है, आर्टिकल नंबर 124। उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना और गठन, आर्टिकल नंबर 243। ग्राम पंचायत की परिभाषा का उल्लेख किया गया, आर्टिकल नंबर 243। राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है? भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 356 भाई, आर्टिकल नंबर 356, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार है, ठीक है। यदि राष्ट्रपति को किसी भी राज्य का प्रतिवेदन अगर अनुवादन मिलता है, ये समाधान हो जाता है कि उस राज्य का जो शासन है वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। तो राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है? उस राज्य के राज्यपाल के पास में होती है, और राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? यानी कि देश के अंदर अगर आपातकाल लागू हो गया तो मेरे दोस्तों कौन से आपके मौलिक अधिकार हैं जो निलंबित नहीं किए जा सकते? वो अनुच्छेद नंबर 20 और अनुच्छेद नंबर 21 भाई। अनुच्छेद नंबर 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के किसी भी अदालत को स्थानांतरित करने का अधिकार यानी कि निलंबित करने का अधिकार है आर्टिकल नंबर 359 के तहत, आर्टिकल नंबर 359 के तहत। नेक्स्ट बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 360 के तहत जारी एक उद्घोषणा को संसद के द्वि सदनों के प्रस्तावों द्वारा कितनी अवधि में पारित किया जाना आवश्यक है? 2 महीनों के भीतर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 360 जिसके अंतर्गत वित्तीय आपात के बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 360 जिसके तहत राष्ट्रपति जो है वो वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है, और वित्तीय आपातकाल की घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना 2 महीने तक प्रवर्तन में रहती है। नेक्स्ट बताइए, 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा किसमें भारत के राष्ट्रपति कौन थे? वो थे फखरुद्दीन अली अहमद भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा है राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? आर्टिकल नंबर 352, जिसमें युद्ध हो जाए या कोई बाह्य आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो उसके कारण भारत या भारत के किसी भी भाग में अगर सुरक्षा को लेकर संकट फैल गया है तो राष्ट्रपति पूरे भारत या उसके एक स्पेशल भाग में जहां पर यह संकट है उसमें राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा कर सकता है। भारत में तीसरा आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी 26 जून 1975 को। उस टाइम पे मेरे दोस्तों भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उन्होंने बिना मंत्रिमंडल के परामर्श के सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से करवाई थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष के अंदर की गई थी? 1979 में। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देखिए, एक मंडल था जिस मंडल का नाम था बीपी मंडल। बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग की नियुक्ति हुई थी 1979 में। भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी पहचान करने के लिए मानदंड उनके लिए निर्धारित करना, उनकी उन्नति के लिए उठाए जाने वाले कदम भाई, ताकि जो पिछड़ा वर्ग है वो उन्नति कर सके, तरक्की कर सके, तो उनकी सिफारिशों के लिए कहा गया था 1979 में। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। भाई क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है वो कैसा निकाय है? एक स्वतंत्र
संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा भाई। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष का नाम था न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। और इनका जो कार्यकाल है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो कार्यकाल है, या तो 3 वर्ष मेरे दोस्तों, या 70 वर्ष की आयु, जो भी इनसे पहले हो जाए वही उनका कार्यकाल होगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। पूछा गया भारत के योजना आयोग को किसमें नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? भारत के योजना आयोग को 2015 के अंदर नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, देखिए 1950 के दशक में 1950 में एक योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था जिसका नाम नीति आयोग भाई, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आई। योजना आयोग कब स्थापना की गई? 1950 में। लेकिन उसके स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई। और इस नई संस्था को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अगर मैं बोलूं NITI, नीति आप बोलते हैं, नीति का मतलब क्या होता है? N से बनेगा नेशनल, I से बनेगा इंस्टीट्यूट, फोर, T से ट्रांसफॉर्मिंग और I से इंडिया, इसका नाम दिया गया नीति आयोग। और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला ये आयोग है, सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जो केंद्र और राज्य सरकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसके ऊपर तकनीकी सलाह देता है मेरे दोस्तों। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन पहली बार किस वर्ष में किया गया था? केंद्रीय सूचना आयोग एक सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया 2015, जिसके तहत 2005 के अंदर केंद्रीय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिसके प्रावधानों के तहत 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। और ये पूछा जाता है मेरे दोस्तों कि जो केंद्रीय जो सूचना आयोग है ये कैसा निकाय है? तो केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय है भाई, संवैधानिक निकाय है। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, मुख्य चुनाव नहीं, मुख्य सूचना आयुक्त होता है। और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है एक समिति की सिफारिश पर। ठीक है, तो सूचना आयोग जो भारत का मुख्य सूचना आयुक्त है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के संविधान का किस अनुच्छेद में निम्नलिखित विधान का उल्लेख है? इस संविधान का संशोधन संसद के किसी भी सदन में केवल विधेयक को प्रस्तुत करने से परिवर्तित किया जा सकता है। ये बात है मेरे दोस्तों आर्टिकल नंबर 368 में, भाग नंबर 20 आर्टिकल नंबर 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। भारत में संविधान संशोधन की शक्ति किसको दी गई है? संसद के पास है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 368 भाग नंबर 20 के अंदर हुई। अनुच्छेद नंबर 356 तो बताया था, अगर जो संवैधानिक है, संविधान तरीके से अगर कोई भी राज्य काम नहीं कर रहा है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान यानी कि राष्ट्रपति शासन लग सकता है। आर्टिकल नंबर 342 वही अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 331 लोकसभा के अंदर आंग्ल भारतीय जो समुदाय है उनका प्रतिनिधित्व 104वां जो संविधान संशोधन हुआ 2019 में उसके द्वारा इसको खत्म कर दिया गया, यानी कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व होता था। तो आर्टिकल नंबर 331 के तहत 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत आंग्ल भारतीयों को क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया लोकसभा से, यानी कि उनको हटा दिया गया, अभी वो नहीं चुने जाते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है?
मौलिक अधिकार, 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची, संसद के गणपूर्ति, कोरम को, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। देखिए साधारण बहुमत सदन में जो उपस्थित सदस्य हैं उनका पहली बात तो 50% से अधिक होना चाहिए, बहुमत 50% से अधिक होना चाहिए। यदि किसी भी समय निम्न सदन में, लोकसभा का उच्च सदन होता है, सॉरी सदन का, संसद का जो उच्च सदन होता है लोकसभा, राज्यसभा, निम्न सदन होता है लोकसभा, यदि किसी भी समय निम्न सदन में 543 सदस्य अगर उपस्थित नहीं है, कितने सदस्य, 543 लोकसभा के, तो उस समय जो उपस्थित सदस्य हैं उनके 50% से अधिक को ही क्या मान लिया जाएगा, बहुमत मान लिया जाएगा। और संसद का गणपूर्ति कोरम, यानी कि सदन में किसी भी बैठक को शुरू करने के लिए जो सदस्यों की संख्या होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, गणपूर्ति यानी कि कोरम बोलते हैं। फिर बता रहा हूं, कोरम किसको बोलते हैं, संसद सदन के अंदर किसी भी बैठक को शुरू करने के लिए एक निश्चित सदस्यों की जरूरत होती है, उसी को हम, एक निश्चित संख्या की जरूरत होती है, उसी को गणपूर्ति या कोरम कहते हैं मेरे दोस्तों। भारतीय लोकसभा में गणपूर्ति लोकसभा के अंदर 55 सदस्यों से और लोकसभा के अंदर 25 सदस्यों से हो जाती है। यानी कि अगर लोकसभा के अंदर 55 सदस्य उपस्थित हैं तो मेरे दोस्तों बैठक शुरू करने के लिए जो है एक निश्चित संख्या है लोकसभा में, राज्यसभा में मेरे दोस्तों 25 है। तो राइट ऑप्शन इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद नंबर कौन से संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया बताता है? आर्टिकल नंबर 368 भाग नंबर 20 बताया आपको, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 342 अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। किसी देश में सर्वोच्च विधायी निकाय द्वारा किए गए संविधान में परिवर्तन को किस रूप में जाना जाता है? संवैधानिक संशोधन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, सर्वोच्च विधायी निकाय के द्वारा किए गए संविधान में परिवर्तन को संवैधानिक संशोधन के रूप में जाना जाता है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 368 भाग नंबर 20 दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, संविधान में संशोधन की शक्ति किसको दी गई है? संसद को दी गई है। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान का जो ढांचा है, जो आधारभूत ढांचा है, उसको संशोधित नहीं कर सकती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। और संविधान संशोधन के लिए 3 प्रकार की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन कर सकती है, विशेष बहुमत के द्वारा, और विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा समर्थन, राज्यों के समर्थन से बहुमत, विशेष बहुमत और राज्यों के समर्थन से विशेष बहुमत के द्वारा और साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट बताइए, संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष के अंदर किया गया था? संविधान के अंदर पहला संशोधन किया गया था भाई 1951 के अंदर भाई, प्रथम संविधान संशोधन 1951। ठीक है, आर्टिकल नंबर 31 का क, आर्टिकल नंबर 31 का क और 31 का ख जिसको संविधान में स्थापित किया गया, और इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नई सूची यानी कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और संपत्ति के अधिग्रहण की जो व्यवस्था है वो की गई भाई। 9वीं अनुसूची इसके अंदर जोड़ी गई, आर्टिकल नंबर 31 का क और ख, और संविधान में पहला संशोधन 1951 में भाई। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद नंबर 19 में संशोधन किया और सामान्य और निश्चित रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों की संवैधानिक वैधता की पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया गया? तो मैंने आपको बताया आर्टिकल नंबर 19। ठीक है, और पहला संशोधन मेरे दोस्तों 1951 में, तो ऑप्शन नंबर सी लगाओगे। भारत के संविधान में किस संशोधन ने आर्टिकल नंबर 19 में संशोधन किया और सामान्य और निश्चित रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों की संवैधानिक वैधता की पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को संशोधित किया या शामिल किया भाई? आर्टिकल नंबर 1951 पहला संशोधन हुआ था भाई, प्रथम संविधान संशोधन। आर्टिकल नंबर 19 में वाक यानी कि बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मूल अधिकार पर एक उचित प्रबंध की व्यवस्था की गई थी, जो आपको बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी। भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का
केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है, वो है 7वां संविधान संशोधन भाई। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में, जिसके तहत आर्टिकल नंबर 230 और आर्टिकल नंबर 231 के अंदर संशोधन करके हाई कोर्ट का जो अक्षेत्र अधिकार है, उच्च न्यायालयों के अक्षेत्र अधिकार को संघ राज्य क्षेत्रों पर बढ़ा दिया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सामूहिक न्यायालय की स्थापना। एक 13वां संविधान संशोधन हुआ भाई 1962 में, इंग्लैंड को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगर बहुत बार पूछा जाता है, सॉरी इंग्लैंड, मोस्ट सॉरी फॉर मिस्टेक, इंग्लैंड बोल दिया, देश बोल दिया भाई, नागालैंड है, ठीक है। नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया 1962 में, 13वां संविधान संशोधन 1962 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट बताइए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। ये संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को उसकी कार्यवाही को कार्यान्वित करने के लिए पारित किया गया था। इस संशोधन के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन 14 राज्य और संघ शासित प्रदेशों के अंदर किया गया था, यानी कि 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों के अंदर इस संशोधन के तहत जोड़े गए थे भाई। नेक्स्ट बताइए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद नंबर 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है, और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद नंबर 13 के तहत कानून नहीं होगा? तो ये हुआ था 24वां संविधान संशोधन 1971 के अंदर भाई। 24वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1971 के अंदर। भारत के संविधान में एक संशोधन किया गया। ये जो संशोधन था, एक मामला चल रहा था मेरे दोस्तों, गोलकनाथ नामक एक व्यक्ति का मामला चल रहा था हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। उसके अंदर जो निर्णय करने की जो स्थिति आई, उसके संबंध में ये पारित किया गया, और इस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार के सहित संविधान में संशोधित करने के संसद के अधिकारों के बारे में भी प्रकार के संदेहों को दूर करने के लिए आर्टिकल नंबर 13 और अनुच्छेद नंबर 368 में संशोधन किया गया। और अनुच्छेद नंबर 368 के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति दोनों शामिल हैं, और अनुच्छेद नंबर 13 की कोई भी बात संविधान संशोधन विधि को लागू नहीं होगी। नेक्स्ट बताइए, 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था भाई? अनुच्छेद नंबर 362 को, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 362 को, जिसके द्वारा देशी रियासतों के जो शासक थे उनके विशेष अधिकार को समाप्त कर करके उनकी पेंशन भी समाप्त कर दी गई। और इस संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल नंबर 291 और आर्टिकल नंबर 362 को समाप्त कर दिया गया। एक नए अनुच्छेद को जोड़ा गया, आर्टिकल नंबर 363 का कै, ठीक है, आर्टिकल नंबर 363 का कै जोड़ा गया था, जिसके तहत क्या कर दिया गया था? जो देशी रियासत थी उनके शासकों के जो विशेष अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया, और उनकी पेंशन को भी क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। आर्टिकल नंबर 124 तो भैया आपको बताया हाई कोर्ट की, यानी कि उच्चतम न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसका गठन, सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 324 भाई निर्वाचन आयोग का गठन। आर्टिकल नंबर 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भाई, आर्टिकल नंबर 213। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद नंबर 51A के तहत एक नया मौलिक अधिकार जोड़ा गया था? इसका आंसर भाई आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में देना है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद नंबर 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा। डेली सुबह 7 बजे, डेली सुबह 11 बजे, डेली दोपहर को 2 बजे इन क्लासेस का टाइम है। इंडिया जीके, साइंस, हरियाणा करंट अफेयर्स, हरियाणा जीके, डेली मॉक टेस्ट जबरदस्त चलता है। रात को 9 बजे आप डेली मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप हरियाणा ग्रुप डी के लिए ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।